नमस्कार, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में। राजस्थान ITI कनिष्ठ अनुदेशक का एग्ज़ाम आने वाला है 7 तारीख को, यानी कि 7 जनवरी को इसका एग्ज़ाम है, बहुत ही नज़दीक है। उससे पहले हम एक और वेल्डर इंस्ट्रक्टर का पेपर लेकर आ गए हैं, और वो जो पेपर है अभी रिसेंटली ही छत्तीसगढ़ ITI इंस्ट्रक्टर की भर्ती में लिया गया था, और 2023 में ही इसका एग्ज़ाम हुआ था वेल्डर के अनुदेशक के लिए। तो आज हम उस पेपर को पूरी तरह से सोल्व करने वाले हैं। पूरे 100 MCQ नॉन स्टॉप क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। पूरे वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है। आज का ये जो पेपर है आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का हमारा 100 MCQ वेल्डेड थ्योरी सोल्व्ड पेपर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1, आर्क वेल्डिंग में लो करंट के कारण कौन सा दोष आता है? विच डिफेक्ट अक्यूर्स ड्यू टू लो करंट इन आर्क वेल्डिंग? यदि आर्क वेल्डिंग करते समय हम मशीन के ऊपर कम करंट सेट करते हैं, बहुत ही लो करंट सेट करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे वेल्डिंग के अंदर कौन सा डिफेक्ट आ सकता है? इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पोरोसिटी, ऑप्शन बी अंडरकट, ऑप्शन सी लैक ऑफ फ्यूजन एंड ऑप्शन डी एक्सेसिव पेनिट्रेशन। तो कौन सा डिफेक्ट हमारे वेल्डिंग के अंदर आएगा कम करंट रखने की वजह से? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, लैक ऑफ फ्यूजन। क्या आ जाएगा? लैक ऑफ फ्यूजन। लैक ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है वेल्डिंग करते समय हमारी जो वर्क पीस है, जो हमारा जॉब है, अगर वो पूरी तरह से नहीं पिघलता है, अच्छी तरह से नहीं पिघलता है, तो इसे क्या कहते हैं? लैक ऑफ फ्यूजन। और वो कब होगा? जब आप कम करंट सेट करेंगे। अगर आप प्रॉपर करंट सेट करके वेल्डिंग करेंगे तो लैक ऑफ फ्यूजन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छे से मेल्ट होगा, जॉब हमारा अच्छे से मेल्ट होगा और अच्छा मजबूत जॉइंट वहां पे हमें मिलेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस वेल्डिंग प्रोसेस में ग्रेनुलर फ्लक्स वेल्ड पूल को कवर किया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस द वेल्ड पूल इज कवर्ड विथ ग्रेनुलर फ्लक्स? यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वह ऐसा कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारा वेल्ड पूल होता है, ठीक है, उसको ग्रेनुलर फ्लक्स से कवर किया जाता है, ग्रेनुलर फ्लक्स से प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ऐसा कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस है, आप बता दीजिए। ऑप्शन ए टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ऑप्शन बी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ऑप्शन सी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन डी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर आएगा? बिल्कुल सही, आपने सही पहचान लिया है। इसमें राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेल्डिंग करते समय पिघले हुए वेल्ड पुल की सुरक्षा के लिए ग्रेनुलर फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार की होती है ये वेल्डिंग। ये देखिए, ये हो रही है हमारी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, SAW। इसी को SAW या सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं वेल्डिंग हो रही है, और वेल्डिंग के ऊपर ये दानेदार फ्लक्स पिघले हुए वेल्ड पूल के ऊपर डाला जा रहा है। तो इस प्रकार से वेल्ड पूल के ऊपर ग्रेनुलर फ्लक्स डालकर वेल्डिंग की जाती है, पिघले हुए वेल्ड पूल की सुरक्षा की जाती है। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रकार के आर्क का पिघले हुए पूल पर नियंत्रण नहीं होता? विच टाइप ऑफ आर्क हैज नो कंट्रोल ओवर द मोल्टन पूल? यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वेल्डिंग करते समय वह कौन सी आर्क लेंथ है जिससे हम वेल्डिंग करेंगे तो हमारा वेल्ड पूल के ऊपर कंट्रोल नहीं बन पाएगा। तो ऐसा कौन सा आर्क लेंथ है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए लॉन्ग आर्क, ऑप्शन बी शॉर्ट आर्क लेंथ, ऑप्शन सी नॉर्मल आर्क लेंथ, ऑप्शन डी टू शॉर्ट आर्क लेंथ। यानी कि इसमें से कौन सा राइट आंसर आएगा आपको बताना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, लॉन्ग आर्क, लंबी आर्क। यानी कि लॉन्ग आर्क लेंथ का अगर आप उपयोग करेंगे, लॉन्ग आर्क का मतलब है आपके जॉब और इलेक्ट्रोड के बीच में जो गैप है वो अगर इलेक्ट्रोड के डाया से अधिक है, तो वो क्या कहलाता है? लॉन्ग आर्क लेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? लॉन्ग आर्क लेंथ कहलाता है। अगर वेल्डिंग के दौरान
इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच में गैप ज़्यादा है तो आपका जो आर्क का कंट्रोल है वो सही से नहीं बन पाएगा और मोल्टन पूल के ऊपर जो है हमारा कंट्रोल नहीं रह पाएगा। इसलिए वेल्डिंग करते समय हमेशा नॉर्मल आर्क लेंथ का उपयोग करना चाहिए, सही आर्क लेंथ का उपयोग करना चाहिए। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस वेल्डिंग प्रक्रिया का प्रयोग ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट उद्योगों में शीट मेटल्स की वेल्डिंग के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस इज यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ शीट मेटल्स इन ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि कारें बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स के उद्योगों में हम शीट मेटल्स का उपयोग करते हैं और उन शीट मेटल्स के द्वारा ही हम कार बनाते हैं, एयरक्राफ्ट बनाते हैं। तो उस शीट मेटल्स को वेल्ड करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए हम कौन सी वेल्डिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं? तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए सील्डिंग मेटल आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन बी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन सी थर्मिट वेल्डिंग, ऑप्शन डी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो कौन सा प्रोसेस आएगा, कौन सा प्रोसेस आएगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी रेजिस्टेंस वेल्डिंग, प्रतिरोध वेल्डिंग। प्रतिरोध वेल्डिंग के अंदर कौन कौन से प्रोसेस आते हैं? स्पॉट वेल्डिंग हो गया, सीम वेल्डिंग हो गया, प्रोजेक्शन वेल्डिंग हो गया। तो इन तीनों प्रोसेस का बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग होता है हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। देखिए, कारें बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट बनाने के लिए जो हम पतली शीटों के ऊपर वेल्डिंग लगाएंगे वो ओनली पॉसिबल है रेजिस्टेंस वेल्डिंग के द्वारा। देखिए, आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये कार इंडस्ट्री है, पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। इसमें देख लीजिए कारें बन रही है, गाड़ियाँ बन रही है। तो पतली चादरों, ये जो चीज़ें बनाई जाती है पतली चादरों, बिल्कुल थिन शीट से बनाई जाती हैं। इनके ऊपर अगर हम आर्क वेल्डिंग करने जाएंगे तो ये जो मेटल है पूरा ख़राब हो जाएगा, गल जाएगा, पिघल के गिर जाएगा। ऐसे में इस पूरे स्ट्रक्चर को वेल्ड करने के लिए यहाँ पे देखिए रोबोट्स हैं और ये स्पॉट वेल्डिंग कर रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? स्पॉट वेल्डिंग कर रहे हैं। दूसरी इमेज में आप देख सकते हैं कि ये प्लेन है, एयरक्राफ्ट भी इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। तो इसकी बॉडी को भी पूरी तरह से बनाने के लिए स्पॉट वेल्डिंग की जाती है, या फिर टैंक्स वगैरह को जॉइंट करना हो तो वहाँ पे सीम वेल्डिंग की जाती है। तो कुल मिलाकर पतली शीटों को जोड़ने के लिए और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वेल्डिंग के लिए अधिकतर रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस के उपयोग किया जाता है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में फ्लक्स का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लक्स इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस? आर्क वेल्डिंग में हम जो फ्लक्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड के ऊपर जो फ्लक्स लगा हुआ रहता है, व्हाइट कलर की कोटिंग होती है, उसका मेन फंक्शन क्या है? तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्रोटेक्टिंग द वेल्ड पुल, वेल्ड पुल को प्रोटेक्ट करना, रिमूविंग सरफेस इम्प्यूरिटीज, सरफेस की इम्प्यूरिटी यानी कि गंदगी को दूर करना। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, दोनों, यानी कि दोनों ऑप्शन राइट है, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, दोनों। यानी कि ये जो फ्लक्स की कोटिंग होती है ये हमारे वेल्ड पूल की सुरक्षा करती है, वेल्ड पूल की अन्य गैसों से सुरक्षा करती है। और ऑप्शन बी जो है हमारा है रिमूविंग सरफेस इम्प्यूरिटीज, यानी कि सरफेस के ऊपर, जॉब की सरफेस के ऊपर कुछ इम्प्यूरिटीज है, कुछ गंदगी है, तो उसको भी ये क्या करती है? दूर करता है। तो ये दो फंक्शन जो है ये फ्लक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है हमारी वेल्डिंग के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जीएमएडब्ल्यू में किस धातु ट्रांसफर प्रक्रिया में कम स्पेटर के साथ मजबूत वेल्ड मिलता है? विच मेटल ट्रांसफर प्रोसेस इन जीएमएडब्ल्यू गिव्स स्ट्रॉन्ग वेल्ड विथ लेस स्पेटर? देखिए, जीएमएडब्ल्यू प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भी आप जान लीजिए। जीएमएडब्ल्यू के अंदर ट्रांसफर मोड होते हैं, वेल्डिंग डिपॉजिट करने के ट्रांसफर मोड होते हैं, ग्लोबुलर ट्रांसफर, स्प्रे ट्रांसफर, पल्स ट्रांसफर, डीप ट्रांसफर। तो इस प्रकार के मोड होते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप्स होते हैं मेटल डिपॉजिट करने के। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा ट्रांसफर मोड है जिसमें हम वेल्डिंग करते हैं तो स्पेटर्स जो है कम निकलते हैं, ठीक है, और उससे जो वेल्ड बीड मिलती है वो भी मजबूत मिलती है। तो कौन सा ट्रांसफर मोड आएगा? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए स्प्रे ट्रांसफर, ऑप्शन बी ग्लोबुलर ट्रांसफर, ऑप्शन सी
डीप ट्रांसफर, ऑप्शन डी हमारा है पल्स ट्रांसफर। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर आएगा? ऑप्शन राइट, तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी पल्स ट्रांसफर। कौन सा आएगा? पल्स ट्रांसफर मोड इसमें राइट आंसर आ जाएगा। जब हम इस मोड का यूज़ करेंगे तो इस दौरान जो वेल्डिंग में स्पेटर्स निकलते हैं वो कम निकलेंगे और इससे जो वेल्ड बीड हमें प्राप्त होगी वो भी एक अच्छी साफ सुथरी और मजबूत बीड हमें प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बेस मेटल में वेल्डिंग दोष क्या है जो पिघल जाता है और वेल्ड के नीचे की तरफ एक नाली बन जाती है? व्हाट इज द वेल्डिंग डिफेक्ट इन द बेस मेटल विच मेल्ट एंड फॉर्म ए ग्रूव ऑन द अंडर साइड ऑफ द वेल्ड? यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा दोष है, आर्क वेल्डिंग करते समय वो कौन सा डिफेक्ट है जिसमें बेस मेटल यानी कि हमारा जो बहुत ज़्यादा पिघल जाता है और जो हमारी बीड जमती है उसके किनारों पे एक लाइन बन जाती है, नाली बन जाती है, झिर्री बन जाती है। तो ऐसा कौन सा वो डिफेक्ट होता है? तो इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए अंडरकट, ऑप्शन बी ब्लो होल्स, ऑप्शन सी रीइंफोर्समेंट एंड ऑप्शन डी लैक ऑफ पेनिट्रेशन। तो इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर आ जाएगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अंडरकट। क्या आएगा? अंडरकट। वेल्डिंग करते समय बीड के किनारे पे अगर गड्ढे बन जाते हैं, लेयरदार नाली बन जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अंडरकट करते हैं। और अंडरकट क्यों आता है? अगर वेल्डिंग के दौरान मशीन पे ज़्यादा करंट हम सेट कर लेते हैं, पावर अधिक सेट कर लेते हैं, तो उसकी वजह से अंडरकट डिफेक्ट आ जाता है। और ये किस प्रकार का होता है ये देख लीजिए, ये देख लीजिए किस प्रकार से अंडरकट आता है। ये हमारी वेल्डिंग बीड है, ये हमारा जॉब है और आप देख सकते हैं ये जो ऊपर का किनारा है, जॉब का ऊपर का किनारा है, ये कट गया है, इसमें ये गड्ढा बन गया है, इसी को अंडरकट कहते हैं। दूसरी तरफ देख लीजिए बट जॉइंट में भी क्या बनता है, ये जैसे मान लीजिए आपकी बीड है और बीड के इस किनारे पे भी ये कट गया है और ये वाला किनारा भी जॉब का कट गया है और निशान बन गए हैं। ठीक है, कट के क्या बन गए हैं? निशान। तो इसी को क्या कहा जाता है? अंडरकट कहा जाता है। इसी डिफेक्ट को क्या कहते हैं? अंडरकट कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन समझने हैं। इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन समझ के एग्जाम देने जाएंगे तो गारंटी है कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और ये पॉसिबल है ओनली वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल के ऊपर। आप वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल से हमेशा जुड़े रहिए, आपको इसी प्रकार से क्वेश्चंस आंसर और थ्योरी की क्लासें इसी प्रकार से मॉडर्न तरीके से आपको पढ़ाई जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वेल्डेड बीड से स्लैग हटाने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं? विच टूल इज यूज टू रिमूव स्लैग फ्रॉम द वेल्डेड बीड? देखिए हमने वेल्डिंग कर दी, आर्क वेल्डिंग कर दी। अब आर्क वेल्डिंग के ऊपर क्या होता है? स्लैग जमा हो जाता है, काली काली पपड़ी जमा हो जाती है। उस पपड़ी को हटाने के लिए कौन से टूल का उपयोग हम करते हैं? ऑप्शन ए चीजल, ऑप्शन बी ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन सी चिपिंग हैमर एंड ऑप्शन डी बॉल पिन हैमर। किसका उपयोग करेंगे? स्लैग हटाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? बिल्कुल 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 सही राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी चिपिंग हैमर का। देखिए वेल्डिंग करने के बाद में जॉब के ऊपर जो स्लैग जमा हो जाता है उसको दूर करने के लिए हम इस चिपिंग हैमर का उपयोग करते हैं। ये है, ये देख लीजिए आपने उपयोग किया भी होगा। बिल्कुल इसी को कहते हैं चिपिंग हैमर। इसी को क्या कहते हैं? चिपिंग हैमर कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वेल्डिंग के दौरान गर्मी और रेडिएशन से बचने के लिए कौन सा एप्रोन उपयुक्त है? विच एप्रोन इज सुटेबल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट एंड रेडिएशन ड्यूरिंग वेल्डिंग? वेल्डिंग के दौरान देखिए तेज चमक निकलती है, हीट बनती है, तो उस हीट से अपने आप को बचाने के लिए वेल्डर अपने आप को बचाने के लिए किस प्रकार के एप्रोन का उपयोग करेगा? तो ऑप्शन ए सिल्क एप्रोन, ऑप्शन बी कॉटन एप्रोन, ऑप्शन सी लेदर एप्रोन एंड ऑप्शन डी एस्बेस्टस एप्रोन। कौन सा एप्रोन हम उपयोग करेंगे वेल्डिंग के दौरान? तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर आ जाएगा लेदर एप्रोन। कौन सा एप्रोन यूज करेंगे? लेदर एप्रोन। तो ये एप्रोन क्या है कि जलता भी नहीं है, खराब भी नहीं होता और लॉन्ग टाइम तक चलता है और ये हमारे बॉडी को और हमारे कपड़ा को वेल्डिंग के दौरान निकलने वाले स्पेटर से बचाता है, हीट से बचाता है और रेडिएशन से बचाता है। तो ये
लेदर एप्रोन हम वेल्डिंग के दौरान उपयोग करेंगे। किस प्रकार का होता है लेदर एप्रोन, देख लीजिए ये वेल्डर है और वेल्डर ने ये एप्रोन पहना हुआ है। ये वाइट कलर का जो आप देख रहे हैं ये होता है लेदर एप्रोन। तो इस प्रकार के एप्रोन का उपयोग हम वेल्डिंग के दौरान करते हैं। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, आर्क वेल्डिंग में डीसी सप्लाई का उपयोग करते हुए चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या डिफेक्ट आता है? व्हाट डिफेक्ट अक्योर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वाइल यूजिंग डीसी सप्लाई इन आर्क वेल्डिंग। देखिए आर्क वेल्डिंग में हम एसी सप्लाई का उपयोग भी करते हैं यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का उपयोग भी करते हैं और डायरेक्ट करंट यानी डीसी सप्लाई का भी उपयोग करते हैं। दोनों प्रकार की मशीनें हम उपयोग करते हैं। लेकिन यदि हम डीसी सप्लाई का उपयोग करते हैं, डीसी मशीन का उपयोग करते हैं वेल्डिंग के लिए, तो उस दौरान कौन सा डिफेक्ट आ सकता है? क्योंकि डीसी करंट में जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जॉब में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रोड में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो उससे कौन सा डिफेक्ट हमारी वेल्डिंग में आ सकता है, यही यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन ए हमारा है क्रैक, ऑप्शन बी आर्क ब्लो, ऑप्शन सी ओवरलैप एंड ऑप्शन डी डिस्टोर्शन। कौन सा डिफेक्ट आएगा? ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, आर्क ब्लो। कौन सा डिफेक्ट आएगा? आर्क ब्लो यहाँ पर हो सकता है। अगर वेल्डिंग के दौरान मैग्नेटिक फील्ड अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो इससे कौन सा डिफेक्ट आ जाता है? आर्क ब्लो आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए वेल्डिंग हो रही है, लेकिन वेल्डिंग के कारण क्या हो रहा है, ये जो आर्क है ये अपने स्थान से भटक रही है, अपने स्थान से भटक रही है, यानी कि कॉन्सेंट्रेट आर्क नहीं बनती है। वेल्डिंग के दौरान कॉन्सेंट्रेट आर्क नहीं बनती है। आर्क या तो आगे निकलने लगेगी या फिर पीछे भागने लगेगी। तो इसी समस्या को क्या कहते हैं? आर्क ब्लो कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क ब्लो कहते हैं। तो आर्क ब्लो से बचने के लिए या तो आपको इलेक्ट्रोड का एंगल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, या फिर आपको शॉर्ट आर्क लेंथ यूज करनी पड़ेगी, या फिर कुछ भी अगर आपके उपाय काम नहीं कर रहे हैं, क्या करना है आपको? डीसी सप्लाई को हटाकर आपको एसी सप्लाई का उपयोग करना है। लेकिन ध्यान रखें डीसी वेल्डिंग करते समय मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कौन सा डिफेक्ट आ सकता है वेल्डिंग में? आर्क ब्लो। कौन सा आ सकता है? आर्क ब्लो। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन एक आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है। ऑप्शन ए स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस, ऑप्शन बी सीम वेल्डिंग प्रोसेस, ऑप्शन सी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ऑप्शन डी सोल्डरिंग। तो इसमें से कौन सा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पहचान लिया आपने। इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग। ये कौन सा प्रोसेस है? ये मिग वेल्डिंग है। और मिग वेल्डिंग कौन सा प्रोसेस होता है? आर्क वेल्डिंग प्रोसेस यानी कि फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस होता है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सोल्डरिंग में पिघले हुए सोल्डर का वर्कपीस के बीच के गैप में प्रवाह किसके द्वारा संचालित होता है? इन सोल्डरिंग द फ्लो ऑफ मोल्टन सोल्डर इन द गैप बिटवीन द वर्क पीस इज ड्राइवन बाई। देखिए सोल्डरिंग जो है छोटे छोटे पुर्जों पे किया जाता है, छोटे छोटे पुर्जों में बिल्कुल कम गैप, नैरो गैप के साथ सोल्डरिंग प्रोसेस किया जाता है। इसमें पूछ रहा है कि जब छोटे छोटे पुर्जों में हम सोल्डरिंग करते हैं तो गैप के अंदर तक पिघला हुआ शोल्डर पहुंच जाता है, और वो किस वजह से पहुंच जाता है यही आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए इसमें है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, ऑप्शन बी कैपिलरी फोर्स की वजह से, ऑप्शन सी एडेसिव फोर्स की वजह से, या ऑप्शन डी कोहेसिव फोर्स की वजह से। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी कैपिलरी फोर्स की वजह से, कैपिलरी फोर्स की वजह से। देखिए जिस प्रकार से दीपक में जो तेल है वो ऑटोमेटिक जलने के लिए ऊपर सरकता जाता है, बत्ती में ऊपर सरकता जाता है, उसी प्रकार से जो पिघला हुआ शोल्डर है वो धातु के गैप में ऑटोमेटिक खींचा चला जाता है। ये एक सरफेस का गुण होता है, इसी को कैपिलरी एक्शन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार के इलेक्ट्रोड नमी को आसानी से सोख लेते हैं? विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड एब्जॉर्ब मॉइस्चर इजीली। यानी कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वेल्डिंग के अंदर हम अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, लेकिन कोटेड इलेक्ट्रोड की बात की जाए तो किस प्रकार का कोटेड इलेक्ट्रोड जो है नमी को
यानी कि नमी को आसानी से सोख लेता है, जल्दी सोखता है। ठीक है, तो कौन सा इलेक्ट्रोड इसमें राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए रूटाइल इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी टाइटेनियम कोटेड इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी एसिड कोटेड इलेक्ट्रोड एंड ऑप्शन डी बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वातावरण की नमी को जल्दी सोख लेता है और ये जो चीज़ है ये वेल्डिंग के लिए सही नहीं है। ठीक है, जो नमी वाला इलेक्ट्रोड है वो वेल्डिंग के अंदर डिफेक्ट पैदा कर सकता है, लेकिन बात पूछ रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रोड नमी को जल्दी सोखता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड। कौन सा होता है? बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड। इसी को लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। आगे बात समझ में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आर्क वेल्डिंग में कौन सी मशीन एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलती है? विच मशीन कन्वर्ट्स एसी सप्लाई टू डीसी इन आर्क वेल्डिंग? देखिए, आर्क वेल्डिंग करते समय हम एसी सप्लाई का उपयोग करते हैं या डीसी सप्लाई का उपयोग करते हैं? एसी सप्लाई के लिए एसी मशीन का उपयोग करेंगे, डीसी सप्लाई के लिए डीसी वेल्डिंग मशीन का उपयोग करेंगे। लेकिन एक ऐसी मशीन भी होती है जो कि एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में भी कन्वर्ट कर सकती है। तो इसमें से कौन सा वो मशीन होगा? ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी रेक्टिफायर, ऑप्शन सी एम्पलीफायर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी रेक्टिफायर। रेक्टिफायर सेट एक ऐसा वेल्डिंग मशीन है जो कि एसी करंट को डीसी वेल्डिंग करंट में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग द्वारा स्टेनलेस स्टील निकल मिश्र धातुओं की वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस उपयुक्त है? विच गैस इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील निकल अलॉयज बाय प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग? देखिए, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग करते समय क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग करते समय स्टेनलेस स्टील यानी कि एसएस, निकल मिश्र धातु यानी कि निकल एलॉय मेटल्स, इनको अगर हमें वेल्ड करना है तो इसके लिए किस प्रकार की गैस का उपयोग हम करेंगे? किस प्रकार की गैस का उपयोग हम करेंगे? ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन एंड ऑप्शन डी नियोन। कौन सी गैस आएगी? देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन गलत भी हुआ है। लोगों में क्वेश्चन बहुत गलत भी किया हुआ है। किस प्रकार से किया हुआ है? यहाँ पे अधिकतर आंसर की में यहाँ पे आंसर दिया गया है हाइड्रोजन। क्या दिया गया है? हाइड्रोजन। लेकिन आपको बता दो, प्योर हाइड्रोजन का उपयोग यहाँ पर नहीं कर सकते। प्योर हाइड्रोजन का उपयोग यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर यहाँ ऑप्शन में आता आर्गन प्लस हाइड्रोजन तो वो राइट आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे प्योर चीज़ें आ रही है आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन या नियोन। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। देखिए, इस क्वेश्चन का आपको रियल आंसर चाहिए तो इसमें रियल आंसर ये आएगा ऑप्शन ए आर्गन। क्या आएगा? ऑप्शन ए आर्गन। लेकिन एसएस और निकल अलॉय स्टील की वेल्डिंग के दौरान अच्छे और बेटर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आर्गन में हाइड्रोजन गैस भी कुछ परसेंट पे मिलाया जाता है। ठीक है, लेकिन प्योरली हाइड्रोजन गैस का उपयोग कभी नहीं होता है। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वेल्डिंग के दौरान आर्क से निकलने वाले छोटे धातु कण को क्या कहा जाता है? व्हाट आर द स्मॉल मेटल पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम द आर्क ड्यूरिंग वेल्डिंग कॉल्ड? यानी कि वेल्डिंग करते समय आर्क से छोटे छोटे कण निकलते हैं। आपने देखा होगा, छोटे छोटे कण निकलते हैं, मेटल के छोटे छोटे बारीक बारीक गर्म कण निकलते हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्लैग, ऑप्शन बी स्पेटर, ऑप्शन सी स्टब एंड ऑप्शन डी वेल्ड मेटल। तो कौन सा इसमें राइट आंसर आ जाएगा? ऑप्शन बी स्पेटर। बहुत ही काफ़ी इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा, वेल्डिंग किया तो आपके कपड़े भी इसकी वजह से जले होंगे। ये होता है स्पेटर। और स्पेटर किस प्रकार से होते हैं आप देख लीजिए कि वेल्डिंग करते समय वेल्ड बीड, यहाँ पे वेल्ड बीड जमी हुई है, वेल्ड बीड के आसपास में देखिए मेटल के कण यहाँ पे जमा हो गए हैं जो कि आर्क के दौरान या निकल के बाहर गिर रहे होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को क्या कहते हैं? स्पेटर्स कहते हैं। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। टंगस्टन इलेक्ट्रोड के पिघलने का तापमान क्या है? व्हाट इज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ टंगस्टन इलेक्ट्रोड? देखिए, टंगस्टन धातु जो कि सबसे अधिक तापमान पर पिघलती है, उसी के बारे में पूछ रहा है कि जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के अंदर, वो कितने तापमान तक पिघल सकता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन
डी 3410। क्या आ जाएगा? 3410। टंगस्टन इलेक्ट्रोड का मेल्टिंग पॉइंट कितना हो सकता है? 3410 हो सकता है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आर्क वेल्डिंग में करंट का मान निर्भर करता है। द वैल्यू ऑफ करंट इन आर्क वेल्डिंग डिपेंड्स ऑन। देखिए आर्क वेल्डिंग में जो हम करंट सेट करते हैं मशीन के ऊपर, 40 एम्पियर, 60 एम्पियर, 100 एम्पियर, 150 एम्पियर, 200 एम्पियर, ये जो करंट हम सेट करते हैं वेल्डिंग के अंदर, वो किस आधार पर करते हैं, यही हमें यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए थिकनेस ऑफ प्लेट, ऑप्शन बी लेंथ ऑफ वेल्ड सीम, ऑप्शन सी साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, ऑप्शन डी स्पीड ऑफ वेल्डिंग। तो किस आधार पर हम करंट सेट करेंगे? बिल्कुल सही, इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का डायामीटर कितना है? 3.15 का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, 4 mm इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, 2 mm का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, उस आधार पर हम वेल्डिंग मशीन के ऊपर करंट सेट करते हैं। बिल्कुल आपको ये चीज़ याद रखनी है और प्रैक्टिकल में भी यही चीज़ें नोटिस की जाती है, ठीक है? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। कई लोग जो है थिकनेस ऑफ प्लेट यानी कि प्लेट की मोटाई के अनुसार करंट सेट करना बता देते हैं, लेकिन वो सरासर गलत है। वेल्डिंग मशीन के ऊपर जो करंट सेट किया जाता है वो इलेक्ट्रोड का जो डायामीटर होता है, कोर वायर का जो डायामीटर होता है, उसी के आधार पर किया जाता है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस। आप देख सकते हैं आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। तो कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग नहीं किया जाता? इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का मतलब है जिस वेल्डिंग को करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जा रहा हो, और इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जा रहा है? आपके सामने 4 विकल्प है। ऑप्शन ए गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन बी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ऑप्शन सी ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग एंड ऑप्शन डी फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ठीक है, ऑक्सी एसिटिलीन एक ऐसा वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें हम 2 गैसों को मिलाते हैं। एक फ्यूल गैस होती है, दूसरा ऑक्सीजन गैस होती है जो कि जलने में सहायक होती है। दोनों को मिलाकर हम फ्लेम बनाते हैं और फ्लेम की सहायता से मेटल्स को पिघलाकर वेल्डिंग करते हैं। तो इसमें किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हम नहीं करते हैं। बाकी सारी वेल्डिंग प्रोसेस हैं उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं और वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक वेल्डिंग का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक वेल्डिंग। कौन सा जो प्रोसेस है प्लास्टिक वेल्डिंग है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग एंड थर्मिट वेल्डिंग। देखिए प्लास्टिक वेल्डिंग का मतलब है नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। क्या है? नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आ जाएगा? बिल्कुल सही, इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग को ही हम प्लास्टिक वेल्डिंग या फिर नॉन फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। न्यूट्रल तटस्थ लो के लिए ऑक्सीजन से एसिटिलीन अनुपात है। द ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो फॉर ए न्यूट्रल फ्लेम। देखिए गैस वेल्डिंग में हम फ्लेम का उपयोग करते हैं और गैस वेल्डिंग के अंदर 3 प्रकार के फ्लेम होते हैं, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो हमें किस फ्लेम के बारे में पूछ रहा है? न्यूट्रल फ्लेम के बारे में पूछ रहा है कि न्यूट्रल फ्लेम अगर हम बनाएंगे तो इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ रेशियो क्या रहेगा, किस रेशियो पे दोनों गैसों को मिलाया जाता है, वही हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 0.6 अनुपात 1, ऑप्शन बी 1 अनुपात 1, ऑप्शन सी 2 अनुपात 1 एंड ऑप्शन डी 3 अनुपात 1। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर आएगा? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 1 अनुपात 1। न्यूट्रल फ्लेम बनाने के लिए दोनों गैसों को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है, यानी कि 1 अनुपात 1 में दोनों गैसों को मिलाया जाता है, तब जो उससे जो फ्लेम बनता है वो हमारा न्यूट्रल फ्लेम कहलाता है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। ऑक्सी एसिटिलीन कटाई के दौरान यदि पूर्व तापन की अधिक मात्रा प्रयुक्त की जाती है
तो क्या होगा? इफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्री हीट इज यूज ड्यूरिंग ऑक्सीएसिटिलीन कटिंग। देखिए गैस कटिंग करते हैं तो गैस कटिंग से पहले हम जॉब को थोड़ा गर्म करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्री हीट करते हैं। अगर हम ज़्यादा गर्म करेंगे यानी कि ज़्यादा प्री हीट कर देंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? तो आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं। होल कैन बी मेड ऑन द कट साइड, a mark increase in slag along with a rounded top edge. Option C, the cut may be incomplete. Option D, the side of curve can be ड्राउन। देखिए ये जो है इसमें लैंग्वेज बहुत ही टफ लैंग्वेज का उपयोग इसमें किया गया है, ये लैंग्वेज अच्छे से हमें समझ में नहीं आ रही है। देखिए ऑप्शन ए समझा देता हूँ। इसमें कह रहा है कि जो जहाँ पर हम कटिंग करना चाह रहे हैं वहाँ एक होल बन जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि जहाँ से हम काटना चाहते हैं वहाँ का ऊपर का सिरा पूरा राउंड हो जाएगा और स्लैग ज़्यादा वहाँ से निकलने लगेगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि कट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, यानी कि जॉब की कटिंग नहीं हो पाएगी। एंड ऑप्शन डी कह रहा है कि जो किनारे हैं वो राउंड हो जाएंगे। तो कौन सा इसमें राइट आंसर आएगा? ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर आ जाएगा कि जो सरफेस हम कट करना चाह रहे हैं यानी कि जहाँ से हम जॉब को कट करना चाहते हैं वहाँ पर उसके किनारे राउंड हो जाएंगे और वहाँ से स्लैग जो है अधिक मात्रा में निकलने स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि मेटल जो है वहाँ से ऑक्साइड होकर लावे में तब्दील हो जाएगा, लावे में बदल जाएगा। इसलिए गैस कटिंग करते समय जॉब को एक नॉर्मल टेम्परेचर तक ही प्री हीट करें और तुरंत लीवर दबाकर, ऑक्सीजन लीवर दबाकर मेटल को कट कर देना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से एक अच्छी गैस कटिंग हम कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 23, एसिटिलीन के लिए सुरक्षित कामकाजी दबाव क्या है? व्हाट इज द सेफ वर्किंग प्रेशर फॉर एसिटिलीन? देखिए हम गैस कटिंग या गैस वेल्डिंग के लिए एसिटिलीन सिलेंडर का उपयोग करते हैं। एसिटिलीन सिलेंडर के अंदर जो एसिटिलीन गैस होती है वो हाई प्रेशर के ऊपर भरी हुई रहती है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिलेंडर के ऊपर जो हम रेगुलेटर लगाते हैं उसके अंदर वर्किंग प्रेशर कितना सेट करना चाहिए? हमें रेगुलेटर के ऊपर सेफ वर्किंग प्रेशर कितना सेट करना चाहिए? सेफ वर्किंग प्रेशर कितना होता है? तो ऑप्शन ए है इसमें 5 psi, ऑप्शन बी 10 psi, ऑप्शन सी 15 psi, ऑप्शन डी 20 psi। तो कौन सा जो प्रेशर है वो सेफ है, यानी कि इतना जो प्रेशर हम अगर सेट कर देंगे तो वो सेफ है, यानी कि उससे कोई भी किसी प्रकार की हानि नहीं होगी और वेल्डिंग भी स्मूथली या कटिंग भी स्मूथली वहाँ पे हम कर सकते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 15 psi। 15 psi पर अगर हम वर्किंग प्रेशर को सेट करेंगे तो ये सेफ भी है और इससे जो कटिंग और वेल्डिंग प्रोसेस होगी वो भी अच्छी ठीक ठाक रिजल्ट से मिलेंगे। आप देख सकते हैं सिलेंडर के ऊपर हम इस प्रकार से एसिटिलीन रेगुलेटर, इस प्रकार का एसिटिलीन रेगुलेटर लगाते हैं। रेगुलेटर के ऊपर दो गेज लगे हुए रहते हैं। इसमें से ये वाला जो गेज है ये बताता है वर्किंग प्रेशर, जो हम प्रेशर सेट करेंगे कार्य करने के लिए, और ये वाला जो गेज है ये बताता है सिलेंडर का प्रेशर, यानी कि सिलेंडर के अंदर कितनी गैस बची हुई है, कितनी गैस भरी हुई है, ये वाला गेज बताता है। और ये वाला जो गेज है ये बताता है कि हम कार्य के दौरान कितनी प्रेशर पे गैस ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमें वर्किंग प्रेशर, सेफ वर्किंग प्रेशर सेट करना है वो 15 psi तक हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, गैस वेल्डिंग करने से पूर्व शीट की सफाई करना क्यों आवश्यक है? वाई इज द नेसेसरी टू क्लीन द सीट बिफोर गैस वेल्डिंग? गैस वेल्डिंग करने से पहले हमारे जॉब को साफ करना क्यों जरूरी है, यही हमें यहाँ पे पूछा गया है। आप सब जानते हैं ऑप्शन ए टू प्रिवेंट ओवरलैप, टू प्रिवेंट पोरोसिटी, टू प्रिवेंट अंडरकट, टू प्रिवेंट डिस्टोर्शन। तो इस बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी टू प्रिवेंट पोरोसिटी। पोरोसिटी डिफेक्ट से बचाने के लिए हम जॉब को सफाई करते हैं, वेल्डिंग से पहले जॉब को क्लीन करते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वेल्डिंग बीड के अंदर बारीक बारीक होल्स आ जाएंगे और हमारा जॉब खराब हो जाएगा। इसी से बचने के लिए जॉब को क्या करना पड़ता है? क्लीन करना पड़ता है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 25, ब्रास को वेल्ड करने के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? विच फ्लक्स इज यूज फॉर वेल्डिंग ब्रास? देखिए ब्रास को हमें वेल्ड करना है, यानी कि पीतल को अगर हमें जोड़ना है तो उसके लिए
हम फ्लक्स का उपयोग करते हैं और दिए गए विकल्प में से कौन सा फ्लक्स हम यहाँ पे उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए एंटी बोरेक्स, ऑप्शन बी बोरेक्स पेस्ट, ऑप्शन सी क्रायोलाइट एंड बेरियम क्लोराइड, ऑप्शन डी जिंक क्लोराइड। तो कौन सा इसमें राइट आंसर आ जाएगा? ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर आ जाएगा, बोरेक्स पेस्ट। पीतल की वेल्डिंग के दौरान हम बोरेक्स फ्लक्स का उपयोग करते हैं। ये पाउडर फॉर्म में भी होता है और पेस्ट फॉर्म में भी होता है। तो यहाँ ऑप्शन में हमारे पेस्ट आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमारा बोरेक्स पेस्ट जो है राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किसका उपयोग गैस वेल्डिंग प्रोसेस में एसिटिलीन के लीकेज को चेक करने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक लीकेज ऑफ एसिटिलीन गैस इन गैस वेल्डिंग प्रोसेस? गैस वेल्डिंग और गैस कटिंग में हम एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं, एसिटिलीन कनेक्शन हमें करने पड़ते हैं। तो उन कनेक्शन की लीकेज की जांच करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? देखिए कई बार हम सोचते हैं कि लीकेज होगा तो स्मेल आ जाएगी, स्मेल सूंघ के फिर बाद में चेक करेंगे, तो ये गलत है। छोटे छोटे लीकेज होते हैं जिसकी वातावरण में बहुत देर तक स्मेल नहीं आती है, जब वो अधिक मात्रा में गैस निकलती तब उसकी हमें स्मेल आती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लीकेज हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है और वो आग पकड़ लेता है। वो लीकेज क्या कर लेता है? आग पकड़ लेता है, तो जिससे बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो इस दुर्घटना से बचने के लिए हमें क्या करना होता है? लीकेज की चेकिंग करनी होती है। और वो लीकेज की चेकिंग किसके द्वारा करते हैं? ऑप्शन ए साल्ट वाटर के द्वारा, ऑप्शन बी प्लेन वाटर, ऑप्शन सी सोप वाटर एंड ऑप्शन डी केमिकल वाटर। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी सोप वाटर के द्वारा। साबुन के पानी का घोल अगर हम जॉइंट के ऊपर लगाएंगे, अगर वहां से इस प्रकार के, देखिए जॉइंट से अगर इस प्रकार के बुलबुले निकलना स्टार्ट हो गए तो समझ लीजिए कि यहाँ से क्या हो रहा है? लीकेज हो रहा है। साबुन का पानी जैसे ही जॉइंट पे डालेंगे, अगर लीकेज है तो इस प्रकार के बुलबुले निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से लीकेज हो रहा है। अब इस लीकेज को बंद करने के लिए हमें टेफ्लॉन टेप का उपयोग करना है, अच्छे से इस जॉइंट को टाइट करना है। फिर से अगेन हम सोप वाटर इस पर डालेंगे, अगर बुलबुले नहीं निकल रहे हैं तो इसका मतलब हमारा जॉइंट जो है लीकेज प्रूफ हो गया है, यानी कि यहाँ से लीकेज नहीं हो रहा है। इस प्रकार से हमें चेकिंग करनी चाहिए हमारे गैस वेल्डिंग के अंदर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेजर बीम को निर्देशित करने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डायरेक्ट लेजर बीम? देखिए लेजर बीम वेल्डिंग एक एडवांस वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें लेजर का उपयोग करते हुए वेल्डिंग किया जाता है। लेजर से जॉब को पिघलाया जाता है। आगे बात समझ में? तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जो लेजर की जो बीम होती है, जो किरण होती है, उसको फोकस कराने के लिए सही जगह सही डायरेक्शन पे उसको डालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए कांच के अपचर, ऑप्शन बी परफोरेटेड ग्लास, ऑप्शन सी फ्लैट ऑप्टिकल एलिमेंट्स एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स। तो किसका हम यहाँ पे उपयोग करेंगे? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी फ्लैट ऑप्टिकल एलिमेंट्स, यानी कि फ्लैट कांच का उपयोग यहाँ पे करेंगे। फ्लैट ऑप्टिकल यानी कि जो आपने देखा होगा सूक्ष्मदर्शी होता है, उस प्रकार का शीशा यहाँ पे उपयोग किया जाता है लेजर बीम को कॉन्सेंट्रेट कराने के लिए, सही जगह पे डालने के लिए। किस प्रकार से होता है हमारा लेजर बीम वेल्डिंग प्रोसेस? आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसका मैकेनिज्म होता है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ से लेजर किरणें आ रही है। अब इन सारी किरणों को एक जगह फोकस कराने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लेंस लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये क्या है? लेंस है। और ये लेंस क्या करेगा? इन सारी किरणों को एक जगह फोकस करवाएगा। और यहाँ पर जब यहाँ पर इस बिंदु पर ये किरण फोकस करेगी तो यहाँ से ये जॉब को, यहाँ पे जो हमारा मेटल वर्क पीस है, इसको पिघला देगी और ये जो जॉइंट है पिघल कर वेल्ड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से लेजर बीम वेल्डिंग परफॉर्म की जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आर्क वेल्डिंग में स्ट्रेट पोलरिटी किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? स्ट्रेट पोलरिटी इन आर्क वेल्डिंग इज ऑब्टेन बाई। तो आपको पता ही है आर्क वेल्डिंग में जब हम डीसी करंट का उपयोग करते हैं, डीसी वेल्डिंग मशीन का उपयोग करते हैं, तो उसमें पोलरिटी
उपयोग की जाती है। देखिए फेरस एंड नॉन फेरस दोनों मेटल्स को हम वेल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन जब हम नॉन फेरस को वेल्ड करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें पोलरिटी उपयोग करनी पड़ती है। पोलरिटी से हम जो हीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैनेज कर सकते हैं। आगे बात समझ में। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि स्टेट पोलरिटी किस प्रकार से होती है, वो हमें यहाँ पे बतानी है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोड पॉजिटिव विथ अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, ऐसी धारा के साथ अगर हम इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव पोल से जोड़ेंगे तो क्या ये स्टेट पोलरिटी है। ऑप्शन बी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव विथ डायरेक्ट करंट यानी डीसी करंट में अगर हम इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव पोल से जोड़ेंगे तो क्या ये स्टेट पोलरिटी होगी। ऑप्शन सी इलेक्ट्रोड नेगेटिव विथ डायरेक्ट करंट यानी डीसी करंट में अगर हम इलेक्ट्रोड को नेगेटिव पोल से जोड़ेंगे तो क्या ये हमारी स्टेट पोलरिटी होगी। ऑप्शन डी इलेक्ट्रोड नेगेटिव अल्टरनेटिंग करंट, यानी इलेक्ट्रोड को नेगेटिव पोल से जोड़ेंगे और ऐसे करंट का उपयोग करेंगे तो क्या ये स्टेट पोलरिटी होगी। तो स्टेट पोलरिटी बताने की कौन सा इसमें से स्टेट पोलरिटी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रोड नेगेटिव विथ डायरेक्ट करंट। समझ लीजिए, इलेक्ट्रोड नेगेटिव विथ डायरेक्ट करंट, डीसी करंट में अगर हम इलेक्ट्रोड को नेगेटिव पोल से जोड़ेंगे और जॉब को पॉजिटिव पोल से जोड़ेंगे तो इससे जो हमें पोलरिटी प्राप्त होगी वो कौन सी पोलरिटी प्राप्त होगी, स्ट्रेट पोलरिटी। कौन सी, स्ट्रेट पोलरिटी में प्राप्त होगी। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी किरण वेल्डिंग के दौरान उत्पन्न नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेल्डिंग। वेल्डिंग के दौरान आपको पता है बहुत ही हानिकारक किरणें निकलती है, बहुत ही हानिकारक किरणें निकलती है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वो कौन सी किरण है जो वेल्डिंग के दौरान नहीं निकलती है। वेल्डिंग के दौरान क्या होती है, नहीं निकलती है। तो इसमें ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए गामा रेज, ऑप्शन बी विजिबल लाइट, ऑप्शन सी इंफ्रारेड रेज एंड ऑप्शन डी अल्ट्रावायलेट रेज। तो वेल्डिंग के दौरान आपको पता है अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड दोनों किरणें निकलती है और दोनों ही हमारे लिए बहुत ही घातक है। वेल्डिंग करते समय आपको पता है विजिबल लाइट यानी कि प्रकाश भी निकलता है, तो ये भी इसमें आता है। लेकिन जो गामा रे किरणें हैं ये वेल्डिंग की आर्क से नहीं निकलती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, गामा किरण। क्या आ जाएगा, गामा किरणें। यानी कि वेल्डिंग के दौरान जो हमारा फ्लैश बनता है, आर्क बनती है, उससे गामा किरणें नहीं निकलती है। बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए, वेल्डिंग की आर्क से गामा किरणें नहीं निकलती हैं। अल्ट्रावायलेट किरण निकलेगी, इंफ्रारेड निकलेगी, विजिबल लाइट निकलेगी यानी कि प्रकाश बनेगा, लेकिन गामा किरणें नहीं निकलेगी। बिल्कुल समझ गए आप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सी पाइप वेल्डिंग प्रक्रिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइप वेल्डिंग प्रोसेस। आप देख सकते हैं 4 तरीके आपको यहाँ पे बताए गए हैं। इनमें से बताना है कि किस प्रोसेस के द्वारा पाइपों को वेल्ड किया जा सकता है। ऑप्शन ए अपहिल वेल्डिंग, ऑप्शन बी डाउनहिल वेल्डिंग, ऑप्शन सी अपहिल एंड डाउनहिल वेल्डिंग दोनों, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी अपहिल एंड डाउनहिल, यानी कि पाइप को ऊपर से नीचे की ओर भी वेल्डिंग किया जा सकता है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए भी वेल्डिंग कर सकते हैं। जब हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए वेल्डिंग करते हैं तो उसको अपहिल वेल्डिंग कहते हैं। जब हम पाइप को ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हुए वेल्डिंग करते हैं तो ये डाउनहिल वेल्डिंग कहलाती है। तो पाइपों को वेल्ड करने के लिए दोनों प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। पतले पाइप के लिए हम डाउनहिल प्रोसेस का उपयोग करते हैं और मोटे पाइप थिक पाइप को वेल्ड करने के लिए हम अपहिल प्रोसेस का उपयोग करते हैं। तो दोनों प्रोसेस हम पाइपों को वेल्ड करने के लिए उपयोग करते हैं। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोरहैंड वेल्डिंग में वेल्ड किया जाता है। इन फोरहैंड वेल्डिंग द वेल्ड इज डन। देखिए गैस वेल्डिंग के अंदर आपको पता है 2 टेक्निक का उपयोग करते हैं। तो हमें पूछा जा रहा है कि फोरहैंड वेल्डिंग टेक्निक क्या होती है। फोरहैंड वेल्डिंग टेक्निक क्या होती है। तो फोरहैंड वेल्डिंग टेक्निक होती है जब हम वेल्डिंग दाएं से स्टार्ट करते हैं, यानी कि राइट हैंड से वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड की तरफ हम बढ़ेंगे
जैसे मान लीजिए ये हमारा लेफ्ट हैंड है और इस साइड में हमारा राइट हैंड है। जब हम वेल्डिंग राइट हैंड की साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड की साइड से अगर हम वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे और वेल्डिंग करते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ेंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फोर हैंड वेल्डिंग टेक्निक कहते हैं। तो दाएं यानी कि राइट हैंड से बाएं यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ हम वेल्डिंग करेंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फोर हैंड वेल्डिंग टेक्निक कहते हैं। आगे बात समझ में आपको? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। टिग वेल्डिंग टॉर्च का कौन सा भाग इलेक्ट्रोड को होल्ड करता है? विच पार्ट ऑफ टिग वेल्डिंग टॉर्च होल्ड द इलेक्ट्रोड? यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि टिग वेल्डिंग के अंदर हम टंगस्टन इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं और उस टंगस्टन इलेक्ट्रोड को टॉर्च का कौन सा पार्ट पकड़कर रखता है, यही हमें यहाँ पे पूछा गया है। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए नोजल, ऑप्शन बी कोलेट, ऑप्शन सी बैक कैप एंड ऑप्शन डी लीड। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी कोलेट। यानी कि टिग वेल्डिंग के अंदर टंगस्टन इलेक्ट्रोड को जो है कोलेट, कोलेट जो पार्ट होता है टॉर्च का, जो कोलेट पार्ट होता है वो पकड़ के रखता है। और कोलेट क्या होता है, किस प्रकार का दिखाई देता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके सामने ये टॉर्च का पूरा डायग्राम है, टॉर्च का पूरा असेंबली है। ये देखिए, ये होता है बैक कैप, आपको ये बता रहा ना बैक कैप, ये होता है बैक कैप, ये बैक कैप होता है। ये होता है कोलेट। कौन सा होता है? ये होता है कोलेट। बात कर रहा हूं मैं कोलेट की, ये होता है कोलेट। देखिए जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है वो कोलेट के अंदर फंसाया जाता है। कोलेट के अंदर क्या किया जाता है? फंसाया जाता है, जो कि टंगस्टन इलेक्ट्रोड को पकड़ के रखता है, मजबूती के साथ क्या करता है, पकड़ के रखता है। बाकी इन सब चीज़ों को फिर टॉर्च के साथ सेट कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है। तो ये होता है हमारा कोलेट, जिसके अंदर टंगस्टन इलेक्ट्रोड को सेट किया जाता है, पकड़ा जाता है। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज इन वेल्डिंग? आपको सबको पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी स्टेप डाउन। देखिए वेल्डिंग में हम जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो होता है स्टेप डाउन, यानी कि ये वोल्टेज को घटाता है और एम्पियर को बढ़ाता है। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 34। आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड के प्रमुख लाभ। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड। वेल्डिंग के अंदर हम आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो उसको उपयोग करने का मेन फायदा क्या है, उसके क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ऑप्शन ए प्रोटेक्ट द जॉइंट फ्रॉम क्रैकिंग, जॉइंट को दरार से बचाता है। ऑप्शन बी इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ फ्लक्स कोटिंग, फ्लक्स की कोटिंग की शक्ति को बढ़ाता है। ऑप्शन सी रिड्यूसिंग द टाइम टेकन टू कंप्लीट वेल्डिंग, वेल्डिंग को पूरा करने में लगने वाला समय कम करता है। ऑप्शन डी फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इजीली थ्रू इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के जरिए आसानी से बिजली का प्रवाह है करता है। तो कौन सा इसमें मेन एडवांटेज है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी रिड्यूसिंग द टाइम टेकन टू कंप्लीट वेल्डिंग। आयरन पाउडर जो इलेक्ट्रोड होता है वेल्डिंग के दौरान जो मेटल डिपॉजिट रेट है उसको बढ़ा देता है, क्योंकि फ्लक्स की कोटिंग के अंदर जो आयरन का पाउडर होता है वो पिघल कर वो भी वेल्ड मेटल का एक पार्ट बन जाता है, जो कि डिपॉजिट रेट को बढ़ाता है। तो वेल्डिंग करने में जो समय लगता है उसको ये कम कर देता है, क्योंकि जल्दी वेल्ड बीड जमा हो जाती है। तो आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड का मेन एडवांटेज क्या है? रिड्यूसिंग द टाइम टेकन टू कंप्लीट वेल्डिंग, यानी कि वेल्डिंग में लगने वाले समय को ये क्या करता है? कम करता है। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कौन सी आर्क वेल्डिंग प्रोसेस केवल क्षैतिज स्थिति के लिए उपयुक्त है? विच आर वेल्डिंग प्रोसेस इज सुटेबल ओनली फॉर हॉरिजेंटल प्रोसेस, यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस है जो ओनली हॉरिजेंटल पोजीशन के लिए उपयुक्त है। लेकिन आपको बता दो इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है। क्या है, क्या मिस्टेक है? यहाँ पर जो हॉरिजेंटल आ रहा है यहाँ पर ओनली आना चाहिए था यहाँ पे डाउन हैंड। क्या आना चाहिए था? डाउन हैंड पोजीशन। डाउन हैंड पोजीशन के बारे में ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है एग्जामिनर से वो हुई है कि इसने यहाँ पे हॉरिजेंटल कर दिया। यानी हॉरिजेंटल का मतलब है सामने, सामने जॉब है और उसके ऊपर वेल्डिंग करनी है, वो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन गया है। लेकिन ये क्वेश्चन था एक्चुअल में डाउन हैंड पोजीशन के लिए, कि डाउन हैंड पोजीशन के लिए कौन सी वेल्डिंग जो है डाउन हैंड, ओनली डाउन हैंड पोजीशन के लिए ही सुटेबल है। तो आपको
सही आंसर देना है, सही चीजें समझनी है, इसलिए आपको डाउन हैंड के हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है कि दिए गए विकल्पों में से वह कौन सी प्रक्रिया है जो कि केवल डाउन हैंड पोजीशन के लिए ही सुटेबल है। तो इसके लिए चार विकल्प है। ऑप्शन ए टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ऑप्शन बी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ऑप्शन सी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन डी फ्लक्स कोल्ड आर्क वेल्डिंग। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग एक ऐसा वेल्डिंग प्रोसेस है जो केवल डाउन हैंड पोजीशन के लिए ही सुटेबल होता है, यानी कि जिससे हम केवल जॉब को डाउन हैंड पोजीशन में ही वेल्ड कर सकते हैं। अगर हमें हॉरिजेंटल पोजीशन में जॉइंट करना होगा या वर्टिकल में करना होगा तो वहाँ पर ये वेल्डिंग प्रोसेस कार्य नहीं करेगी। इसको वहाँ हॉरिजेंटल में नहीं चला सकते, वर्टिकल में नहीं चला सकते या ओवरहेड में नहीं चला सकते। इस प्रोसेस को ओनली डाउन हैंड पोजीशन में रखकर ही किया जा सकता है। किस प्रकार की होती है आप जानते हो कि ये इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से ये वेल्डिंग की जाती है, ये सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग कहलाती है। तो ये केवल डाउन हैंड पोजीशन के लिए ही सूटेबल होती है। तो एग्जामिनर ने क्या गलती की है वो भी आपको यहाँ पे पकड़ना होगा। अगर आपके पास सही नॉलेज है, सही जगह, सही जरिए से आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ें भी पकड़ने आ जाएगी। एग्जामिनर को भी आप गलत ठहरा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। यदि कास्ट आयरन में बेस मेटल को बिना प्री हीट किए वेल्ड किया जाए तो कौन सा डिफेक्ट होने की संभावना है? इफ कास्ट आयरन इज वेल्डेड टू द बेस मेटल विदाउट प्री हीटिंग विच डिफेक्ट इज लाइकली टू अक्योर। यानी कि कास्ट आयरन को अगर हम बिना प्री हीट किए ही वेल्ड कर देंगे, सीधा डायरेक्ट जैसे एमएस को वेल्ड करते हैं वैसे इसको वेल्ड कर देंगे, तो कौन सी डिफेक्ट इस वेल्डिंग में हो सकता है? चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए पोरोसिटी, ऑप्शन बी ब्लो होल्स, ऑप्शन सी क्रैक एंड ऑप्शन डी अंडरकट। तो कौन सा इसमें हमारा राइट आंसर आएगा? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी क्रैक। देखिए देखिए कास्ट आयरन को वेल्ड करने के लिए पहले टॉर्च के द्वारा, गैस फ्लेम के द्वारा या भट्टी में उसको पहले प्री हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, 150 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको प्री हीट किया जाता है। उसके बाद में वेल्डिंग उसके ऊपर चलाई जाती है। ऐसा करने से जॉब जो है क्रैक होने से बच जाता है। लेकिन डायरेक्ट जैसे एमएस को हम सीधा रखे और वेल्ड किया, अगर वैसे आप कास्ट आयरन को वेल्ड कर देंगे तो वेल्डिंग के बाद में उसमें क्या आ जाएगा? क्रैक आ जाएगा। वेल्डिंग में क्या आ जाएगा? उसमें क्रैक आ जाएंगे। तो आप देख लीजिए, अगर आप कास्ट आयरन को डायरेक्ट बिना प्री हीट किए वेल्ड कर देंगे तो ये नतीजा हमारी जॉब का हो सकता है। तो ध्यान रखें, कभी भी कास्ट आयरन को वेल्ड करें तो पहले जॉब को 150 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें, यानी कि प्री हीट करें, उसके बाद में ही वेल्डिंग करें, अन्यथा ये डिफेक्ट यानी कि क्रैक वहाँ पे आ सकता है। आगे बात समझ में? तो क्रैक से बचने के लिए कास्ट आयरन को पहले प्री हीट किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 37। आर्क वेल्डिंग में आर्क दीक्षा वोल्टेज क्रम का होता है। इन आर्क वेल्डिंग द आर्क इनिशिएशन वोल्टेज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। यानी कि आर्क वेल्डिंग में हम नॉर्मली वोल्टेज कितना उपयोग करते हैं यही यहाँ पे पूछा गया है। तो इसके लिए हमें चार विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 20 से 60 वोल्ट, ऑप्शन बी 60 से 100 वोल्ट, ऑप्शन सी 100 से 140 वोल्ट एंड ऑप्शन डी 140 से 180 वोल्ट। तो आर्क वेल्डिंग करने के लिए नॉर्मली जो वोल्टेज होते हैं वो होते हैं ऑप्शन बी 60 से 100 वोल्ट। 60 से 100 वोल्ट का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। स्लैग इंक्लूजन प्रकार का वेल्ड दोष किसके कारण होता है? टाइप ऑफ वेल्ड डिफेक्ट इज काउज बाय। यानी कि वेल्डिंग के अंदर जो स्लैग इंक्लूजन का डिफेक्ट आ जाता है वो किस वजह से आता है? आप देख सकते हैं स्लैग इंक्लूजन क्या होता है, आपको बता देता हूँ। वेल्डिंग हम कर रहे हैं लेकिन बीच में ही वेल्डिंग छूट गई है और बीच में स्लैग भर गया है। ये डिफेक्ट काफ़ी लोगों के आया होगा। अगर किसी ने वेल्ड किया है, वेल्डिंग किया है, वेल्डिंग का एग्ज़ाम दिया है, टेस्ट किया है, तो आपने देखा होगा कि वेल्डिंग करते करते बीच में जगह छूट जाती है और वहाँ पे स्लैग भर जाता है। तो इसी दोष को क्या कहते हैं? स्लैग इंक्लूजन कहते हैं। और ये किस वजह से आता है यही हमें यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए हाई वेल्डिंग स्पीड की वजह से, ऑप्शन बी रॉन्ग साइज इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी रॉन्ग इलेक्ट्रोड एंगल एंड ऑप्शन डी इनकम्प्लीट क्लीनिंग सरफेस। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी
इनकम्प्लीट क्लीनिंग ऑफ सरफेस। अगर हमारे जॉब की सरफेस जो है अगर हमने सही से क्लीन नहीं की है, सही से साफ नहीं किया है, तो उसकी वजह से वेल्डिंग में ब्लो होल आ सकते हैं। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। टिक वेल्डिंग में उच्च करंट के कारण कौन सा डिफेक्ट होता है? विच डिफेक्ट इज काउज ड्यू टू हाई करंट इन टिक वेल्डिंग। देखिए टिक वेल्डिंग करेंगे और टिक वेल्डिंग के दौरान अगर आप हाई करंट का उपयोग करेंगे तो उससे कौन सा डिफेक्ट आ सकता है, यही हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, अंडरकट। अंडरकट अंडरकट डिफेक्ट यहाँ पे आ सकता है। लेकिन टिक वेल्डिंग के बारे में एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर हम टिक वेल्डिंग में हाई करंट का उपयोग करेंगे तो मेटल ओवर हीट भी हो सकता है और पिघल के वो फट भी सकता है। लेकिन नॉर्मली जो डिफेक्ट आता है वो अंडरकट आता है। अंडरकट किस प्रकार का होता है वो तो आप जानते ही हैं। वेल्डिंग करते समय देखिए ये जो पिक्चर है ओनली मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये आर्क वेल्डिंग की पिक्चर है, यानी कि एसएमडब्ल्यू की पिक्चर है। लेकिन सभी में ऐसा होता है, यानी कि किसी भी प्रोसेस को देख लीजिए, अगर उसमें अधिक करंट उपयोग करेंगे तो ये आप देख सकते हैं बीड के साइड में आप देख सकते हैं ये किनारे पूरे कट गए हैं, ऊपर नीचे से किनारे कट गए हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? अंडरकट कहते हैं। यही डिफेक्ट क्या कहलाता है? अंडरकट कहलाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सा तरल अवस्था फ्यूजन वेल्डिंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड स्टेट, यानी कि फ्यूजन वेल्डिंग है। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि आपके सामने ये जो 4 वेल्डिंग प्रोसेस दिए गए हैं उनमें से आपको फ्यूजन वेल्डिंग के बारे में बताना है कि कौन सी इसमें से फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है। ऑप्शन ए अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ऑप्शन बी फ्रिक्शन वेल्डिंग, ऑप्शन सी इंडक्शन वेल्डिंग एंड ऑप्शन डी एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। तो इन चारों वेल्डिंग प्रोसेस में से कौन सी हमारी फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस कहलाती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, इंडक्शन वेल्डिंग। इंडक्शन वेल्डिंग फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर में ही आती है। और ये किस प्रकार से होती है ये भी आप देख लीजिए। ये देख लीजिए, ये इंडक्शन के द्वारा जॉब को लोकलाइज हीट किया जा रहा है, मेल्ट किया जा रहा है और उसके बाद में यहाँ पे जॉइंट लगाया जा रहा है। तो इंडक्शन के द्वारा जॉब को गर्म किया जाता है और यहाँ पे वेल्डिंग की जाती है, तो इसी को हम इंडक्शन वेल्डिंग कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 41। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में प्लाज्मा आर्क का तापमान क्या होता है? व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ प्लाज्मा आर्क इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, यानी कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के अंदर जो फ्लैश बनता है, जो आर्क बनती है, उसका तापमान कितना होता है, वो यहाँ पे हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए 1000 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 3000 से 4500 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 6500 से 7000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 8000 से 25000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन सा इसमें राइट आंसर आएगा? ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 8000 से 25000 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए आर्क वेल्डिंग के अंदर सबसे ज़्यादा आर्क का जो तापमान है वो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का ही होता है। 30,000 तक लगभग इसका टेम्परेचर चला जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 8,000 से 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन से दो पैरामीटर वेल्डिंग पोजीशन को परिभाषित करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टू पैरामीटर डिफाइन द वेल्डिंग पोजीशन? ऑप्शन ए वेल्ड स्लोप एंड वेल्ड एंगल, ऑप्शन बी वेल्ड स्लोप एंड वेल्ड रोटेशन, ऑप्शन सी वेल्ड एंगल एंड वेल्ड रोटेशन एंड ऑप्शन डी वेल्ड स्लोप एंड वेल्ड कट। तो कौन सा इसमें राइट आएगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी वेल्ड स्लोप एंड वेल्ड रोटेशन, यानी कि जॉब को रखने के आधार पर ही वेल्डिंग पोजीशन निर्धारित होती है। देखिए वेल्ड स्लोप और वेल्ड रोटेशन किस प्रकार से होते हैं ये भी आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए, ये हमारा वेल्डिंग जॉब है और इसको हम किस प्रकार से रख रहे हैं। देखिए अगर हम जॉब को उठाकर अगर वेल्ड करेंगे तो ये हो जाएगा इसका स्लोप। क्या हो जाएगा? ये स्लोप। क्या हो जाएगा? स्लोप। और जॉब को अगर हम टेढ़ा मेढ़ा करके जैसे भी हम वेल्ड करेंगे तो वो चीज़ क्या कहलाती है? रोटेशन। तो वेल्ड स्लोप और वेल्ड रोटेशन का कॉम्बिनेशन से ही क्या किस चीज़ का निर्माण होता है? वेल्डिंग पोजीशन का निर्माण होता है, वेल्डिंग पोजीशन का निर्धारण होता है। बिल्कुल इसी तरह से आपको यहाँ पे समझना है और क्वेश्चन को राइट करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। टिग वेल्डिंग प्रोसेस के इलेक्ट्रोड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इलेक्ट्रोड इन टिग वेल्डिंग प्रोसेस, यानी कि
आपके सामने 4 स्टेटमेंट बताए गए हैं, इनमें से कौन सा जो है टिग वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के बारे में सत्य है वो आपको यहाँ पे बताना है। द इलेक्ट्रोड इज कंज्यूमेबल, यानी कि टंगस्टन इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल होता है। ऑप्शन बी, द इलेक्ट्रोड इज नॉन कंज्यूमेबल, टंगस्टन इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल यानी कि खर्च नहीं होता है। ऑप्शन सी, द इलेक्ट्रोड इज कोटेड विथ फ्लक्स, यानी कि जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है वो फ्लक्स से कोटेड होता है। या ऑप्शन डी, द इलेक्ट्रोड इज कवर्ड विथ फ्लक्स, यानी कि जो इलेक्ट्रोड होता है वो फ्लक्स कोड होता है। तो कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? बिल्कुल सही, इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, द इलेक्ट्रोड इज नॉन कंज्यूमेबल, यानी कि जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, टिग वेल्डिंग में जो हम टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो नॉन कंज्यूमेबल यानी कि बिना खर्च होने वाला, यानी कि वेल्डिंग के दौरान वो खर्च नहीं होता है, वो इलेक्ट्रोड हम यहाँ पे उपयोग करते हैं जो कि टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 44, टिग वेल्डिंग में किस प्रकार के शक्ति सोर्स का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ पावर सोर्स इज यूज इन टिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग में हम किस प्रकार का पावर सोर्स उपयोग करेंगे, यही हमें यहाँ पे पूछा गया है। कांस्टेंट वोल्टेज टाइप, कांस्टेंट करंट टाइप, कांस्टेंट रेजिस्टेंस टाइप, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, कांस्टेंट करंट, यानी कि टिग वेल्डिंग मशीन जो है वो कांस्टेंट करंट टाइप से होती है, यानी कि इसमें जो करंट होता है वो स्थिर रहता है, वोल्टेज जो है ऊपर नीचे यानी कि कम ज़्यादा होते रहते हैं। वेल्डिंग के दौरान जो करंट है वो स्थिर रहता है और वोल्टेज कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? कांस्टेंट करंट मशीन कहते हैं। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में विरूपण निम्न में से किस कारण से कम होता है? इन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग डिस्टॉर्शन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जब हम सबमर्ज आर्क वेल्डिंग करते हैं तो कभी कभी डिस्टोर्शन आ जाता है, जॉब मुड़ जाता है, जॉब में टेढ़ापन आ जाता है, तो और भी कई प्रकार की डिस्टोर्शन वेल्डिंग के दौरान आ सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में डिस्टोर्शन से बचने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय हम करेंगे? तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, जॉब इज वेल्डेड विथ लेस पासेस, यानी कि कम पास के साथ जॉब को वेल्ड करें। ऑप्शन बी, जॉब इज वेल्डेड विथ मोर पासेस, यानी कि जॉब के ऊपर कई बार वेल्डिंग बीड लगाएं। ऑप्शन सी, वेल्डिंग इज डन इन डाउनवर्ड पोजीशन, यानी कि वेल्डिंग को डाउनवर्ड पोजीशन में वेल्डिंग करें। ऑप्शन डी, वेल्डिंग इज डन एट हाई रेट, यानी कि वेल्डिंग को हाई रेट के साथ वेल्ड करें। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, जॉब इज वेल्डेड विथ लेस पासेज, यानी कि जॉब के ऊपर कम बीड का उपयोग करें, यानी कि जॉब के ऊपर एक सिंगल बीड लगाएं या 2 बार बीड लगाएं। 3-4 बार 5-6 बार अगर हम बीड लगाएंगे, जितनी बार बीड लगाएंगे तो उससे क्या है कि डिस्टॉर्शन आने की संभावना बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा हम जॉब के ऊपर बीड लगाएंगे जॉब में डिस्टॉर्शन आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। कम बीडों का उपयोग करेंगे यानी कि कम रन लगाएंगे, यानी कि एक बीड में कंप्लीट कर लेंगे या 2 बीड में कंप्लीट कर लेंगे, तो उससे क्या है कि जॉब में डिस्टॉर्शन आने की संभावना बहुत कम रहती है। ज़्यादा भीड़ लगाएंगे जॉब के ऊपर तो डिस्टॉर्शन आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर आएगा कम पास के साथ जॉब को वेल्ड करना चाहिए। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, एक डिस्कार्टेड इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द लास्ट बिट ऑफ डिस्कार्टेड इलेक्ट्रोड कॉल्ड, यानी कि वेल्डिंग करते समय जो इलेक्ट्रोड बच जाता है, यानी कि आर्क वेल्डिंग SMW वेल्डिंग करते समय जो हमारा इलेक्ट्रोड लास्ट में बच जाता है इसको क्या कहते हैं? डिस्कार्डेड इलेक्ट्रोड। उसका जो अंतिम बिट होता है, लास्ट का जो बचा हुआ सिरा होता है, उसी के बारे में पूछ रहा है कि उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रेड एंड, ऑप्शन बी डेड एंड, ऑप्शन सी स्टब एंड, एंड ऑप्शन डी वेस्ट एंड। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, स्टब एंड। क्या कहते हैं? स्टब एंड कहते हैं। देखिए आपको बता देता हूँ, एक बार और समझा देता हूँ। देखिए ये इलेक्ट्रोड होते हैं, ये हमारे क्या है? इलेक्ट्रोड हैं। अब वेल्डिंग करते समय हमारा लास्ट का जो इलेक्ट्रोड बच गया, ये वाला पार्ट, ये वाला इतना पार्ट बच जाता है, इसको ही हम क्या कहते हैं? स्टब एंड कहते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोड का अंतिम जो सिरा होता है, अंतिम जो सिरा होता है उसको क्या कहते हैं? स्टब एंड
कहते हैं। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, ऑक्सीएसिटिलीन कटिंग में ड्रैग को कम किया जा सकता है। ड्रैग इन ऑक्सीएसिटिलीन कटिंग कैन बी रिड्यूस बाई, ऑप्शन 4 इसमें हो जाएंगे, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द टॉर्च, टॉर्च की स्पीड बढ़ाकर। ऑप्शन बी, डिक्रीजिंग द स्पीड, यानी कि स्पीड को, यानी कि टॉर्च की जो स्पीड है उसको धीरे धीरे चलाएंगे। ऑप्शन सी, यूजिंग लेसर होल इन द टॉर्च फॉर द ऑक्सीएसिटिलीन जेट, यानी कि ऑक्सीएसिटिलीन जेट के लिए टॉर्च में छोटे यानी कि बारीक होल का यूज करना। ऑप्शन डी, यूजिंग लार्जर होल इन द टॉर्च फॉर द ऑक्सीएसिटिलीन जेट, ऑक्सीएसिटिलीन जेट के लिए टॉर्च में एक बड़े होल का यूज करना। अब क्वेश्चन को एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है, ऑक्सीएसिटिलीन गैस कटिंग करते समय जो जॉब कटता है उसमें आपने देखा होगा लहरदार निशान बनते हैं। क्या बनते हैं? लहरदार निशान बनते हैं। तो कभी कभी वो निशान बहुत गहरे गहरे बनते हैं, जिससे कि हमारा जो कटा हुआ पीस है वो भद्दा लगता है, बेकार लगता है। और कभी कभी वो निशान जो बिल्कुल फाइन निशान बनते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा कटिंग होता है, तो उसमें ड्रैग लाइन जो है बहुत कम बनती है। तो उससे क्या है कि हमारी जो जॉब की कटिंग है वो बहुत ही सुंदर दिखती है, अच्छी लगती है, उसके ऊपर ज़्यादा ग्राइंडिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो ये हमसे पूछ रहा है कि ड्रैग लाइन को कम करने के लिए, यानी कि वो जो निशान है वो कम बने, इसके लिए हम इनमें से कौन सा उपाय करेंगे? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ टॉर्च। टॉर्च को अगर हम सही स्पीड के साथ चलाएंगे, गैस कटिंग करते समय अगर आपके जॉब में निशान ज़्यादा बन रहे हैं, ड्रैग लाइनें ज़्यादा गहरी बन रही है, ज़्यादा बन रही है, तो आपको क्या करना है, जो आपकी कटिंग स्पीड है, टॉर्च की जो स्पीड है उसको थोड़ा इंक्रीज करना है, थोड़ा बढ़ाना है, जिससे क्या है कि जो कट है वो स्मूथ आने लगेंगे, जो ड्रैग लाइन है वो स्ट्रेट बनना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि हमारा जॉब जो है साफ सुथरा नज़र आएगा। देखिए ये गैस कटिंग यहाँ पर परफॉर्म हो रही है। आप देख सकते हैं जब हम किसी पीस को काटते हैं तो दो पार्ट हो जाते हैं, उस पीस के क्या हो जाते हैं, दो पार्ट हो जाते हैं। तो इन दोनों पार्टों के बीच का जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जब जॉब कटिंग होता है तो दो पार्टों में विभाजित हो गया, और उन दोनों के बीच में जो कटिंग से जो गैप बना है उसको कहा जाता है कर्व। क्या कहा जाता है? कर्व। तो कर्व और ड्रैग में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कर्व क्या होता है? जब जॉब को काटते हैं और काटने से दो पार्ट हो जाते हैं, तो उन दोनों पार्टों के बीच में जो कटिंग हुई है, जो गैप बन गया है, उसको हम क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। और काटने के दौरान जो जॉब के ऊपर, जॉब के एज पर जो ये निशान बन रहे हैं, ये जो लहरदार निशान लाइनें बन रही है, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो लाइनें बन रही है, इसको ही हम क्या कहते हैं, ड्रैग लाइन कहते हैं। आप देख सकते हैं हमने एक पाइप का टुकड़ा है जो काटा हुआ है, और इसके ऊपर जो देखिए निशान बन गए हैं, कई जगह गहरे हैं, आप देख सकते हैं कई कई जगह जो निशान जो है गहरे हैं, यानी कि यहाँ पे हमारी जो कटिंग की स्पीड है वो हमने धीमी कर ली थी। टॉर्च की जो स्पीड है कहीं हमने अगर धीमी कर ली है तो वहाँ पे निशान जो है गहरे बन जाते हैं। अगर जहाँ पर सही स्पीड के साथ हमने कटिंग की है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी स्मूथ कटिंग हमें दिखाई दे रही है। तो इन निशानों को ही क्या कहा जाता है, ड्रैग कहा जाता है, ड्रैग लाइन कहा जाता है। आगे बात समझ में, अब आप समझ गए होंगे कि कर्व और ड्रैग क्या होता है गैस कटिंग के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, वेल्डेबिलिटी टेस्ट का उपयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। वेल्डेबिलिटी टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन, देखिए जो जॉब होता है वो वेल्डेबल है या नहीं, इसकी जांच किस लिए की जाती है, ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। वो आपको इन चारों विकल्पों में से समझ के यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन ए, वेल्डेड जोड़ों के संतोषजनक प्रदर्शन के लिए आवश्यक यांत्रिक गुण यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी को जांचने के लिए। ऑप्शन बी, वेल्ड किए गए जोड़ में दरार पड़ने की संवेदनशीलता यानी कि जॉब के अंदर क्रैक आ सकते हैं क्या, इसकी जांच करने के लिए। ऑप्शन सी, संयुक्त डिजाइन के लिए उपयुक्त यानी कि सूटेबिलिटी फॉर जॉइंट डिजाइन यानी कि जॉइंट की डिजाइन के लिए। ऑप्शन डी, सूटेबल मशीनिंग प्रोसेस यानी कि मशीनिंग प्रोसेस हो सकती है या नहीं, ये चीज़ देखने के लिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। देखिए जो हमारा जॉब है उसकी अगर हम वेल्डेबिलिटी की जांच कर रहे हैं तो वो किस लिए करते हैं कि हमारे जॉब के अंदर कितने % कार्बन है,
कितने परसेंट कार्बन है और वो वेल्ड हो सकता है या नहीं। अगर हम ज़बरदस्ती, हमें किसी मेटल के बारे में पता ही नहीं है और हम डायरेक्ट उसको वेल्ड कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, क्रैक आ सकती है। अगर हमें मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में पता नहीं है, डायरेक्ट हम बीड लगा देंगे तो वो सक्सेस नहीं होगा, उसमें क्या आ जाएंगी, क्रैक आ जाएंगी। इसलिए ही हम जो है जॉब की वेल्डेबिलिटी टेस्ट करते हैं। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित एक टांकना प्रक्रिया नहीं है। द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रेजिंग प्रोसेस। आपको 4 प्रोसेस दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक ब्रेजिंग प्रोसेस नहीं है। तो ऑप्शन ए इसमें है डीप डिपिंग, ऑप्शन बी गैस टॉर्च, ऑप्शन सी मर्जर यानी विले, ऑप्शन डी फर्नेस। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी मर्जर यानी कि विले। ये जो ऑप्शन है ये किसी भी प्रकार से ब्रेजिंग से रिलेटेड नहीं है, यानी कि ये तीनों प्रोसेस जो है ब्रेजिंग के प्रोसेस हैं, और ये जो ऑप्शन सी है ये मर्जर, ये ब्रेजिंग का प्रोसेस नहीं है, इसलिए इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ओपन कॉर्नर जॉइंट को वर्टिकल पोजीशन में रूट रन बनाने के लिए शॉर्ट आर्क की होल को बनाए रखने के लिए मुख्य कारण क्या है। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जब हम किसी भी जॉब को वर्टिकल पोजीशन में वेल्ड करते हैं तो रूट रन लगाते समय की होल मेंटेन करके हम वेल्डिंग करते हैं। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि की होल मेंटेन करने का मेन रीजन क्या है, यही आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन इसके लिए हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए अवॉइड टू डिस्टोर्शन यानी कि डिस्टोर्शन से बचने के लिए, ऑप्शन बी लो स्ट्रेंथ यानी कि कम मजबूती के लिए, ऑप्शन सी टू गेट गुड पेनिट्रेशन यानी कि अच्छा पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन डी द आर्क इज नॉट कंटिन्यूस यानी आर्क निरंतर नहीं रह रही है इस वजह से। तो इसमें आपको बता देता हूँ, इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी टू गेट गुड पेनिट्रेशन। आपने अगर वर्टिकल पोजीशन में वेल्डिंग किया है या पाइपलाइन को वेल्ड किया है तो आप अच्छे से इस चीज़ को जान सकते हैं कि वर्टिकल में जब हम वेल्डिंग करते हैं तो पहला जो हम रन लगाते हैं उसको रूट रन कहते हैं, और रूट रन लगाते समय की होल मेंटेन करके वेल्डिंग की जाती है। और उसका रीज़न क्या है कि अच्छा पेनिट्रेशन हमें प्राप्त हो, इसीलिए की होल मेंटेन करके वेल्डिंग की जाती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो अब हमारी जो क्लास है बहुत ही बड़ी हो चुकी है, लगभग 1 घंटे से भी ऊपर की हमारा ये वीडियो हो चुका है। तो इस पेपर के जो 100 क्वेश्चन है उसमें से हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं, बाकी के जो 50 क्वेश्चन हैं वो कल ही हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर लेने वाले हैं। तो उस क्लास को ज़रूर देखना है ताकि आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाए, आपको क्वेश्चंस के बारे में पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन अब लेटेस्ट जो है कौन कौन से क्वेश्चन पेपर्स के अंदर बन रहे हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी हमारी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।